हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम हैं पीकेजे क्लासेस। पीकेजे क्लासेस वो जगह है जहां पढ़ाई मजेदार हो जाती है। देखते हैं कि हमें क्या अलग बनाता है। जैसे ये पेन कैप अपना निशान छोड़ता है, पीकेजे क्लासेस आपको अपना निशान छोड़ने में मदद करता है। बोल्ड, ब्राइट, यादगार। प्रवक्ता के लिए तीनों इतिहास को हमको पढ़ना है। हमको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास का अध्ययन कर प्रवक्ता पद के लिए पाठ्यक्रम से एक छोटी सी चर्चा प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ये क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं रोहित तिवारी आज इतिहास विषय के प्रवक्ता पद के लिए पाठ्यक्रम पे एक छोटी सी चर्चा प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। प्रवक्ता की भर्ती पिछले साल यानी 2023 में निकली थी। उसकी परीक्षा की संभावित तिथि इस साल जून या जुलाई में आने की संभावना है। तो अभी से 2-3 महीने में हम किस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और किस तरीके से हम इस एग्जाम में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें, उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और किस तरीके से या वह क्या ऐसी तकनीकी है जिसको अपना करके हम 2 से ढाई महीने में या 3 महीने में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे हम सफलता प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम परिचर्चा प्रस्तुत करना चाहेंगे अपने पाठ्यक्रम को लेकर के। तो पाठ्यक्रम जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इतिहास प्रवक्ता के लिए तीनों इतिहास को हमको पढ़ना है। हमको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पे एक दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हमारी विषय वस्तु क्या है और हमको किस तरीके से उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां हैं उनके बारे में हमको अध्ययन करना है, जिसमें पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमें एक विस्तृत अध्ययन करना है। इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका नगर नियोजन, उसमें होने वाले धार्मिक जीवन और उसमें धार्मिक जो परिवर्तन हुए, सामाजिक व्यवस्था उस काल की कैसी थी। इसके अलावा वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और क्या वजह रही कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल की व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे यह सिंधु घाटी सभ्यता से किस तरह से अलग थी या फिर क्या क्या इनमें समानताएं थी, उस समय की सामाजिक व्यवस्था और वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या नई चीजें जुड़ी, इनके बारे में या इन सभी विषय वस्तुओं पे हमको अध्ययन करना है। इसके अलावा उस काल में होने वाले धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनका विकास कैसे हुआ, इनके प्रवर्तक कौन थे, इनके प्रमुख उपदेश, इनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में, भागवत धर्म और शैव धर्म है, हिंदू धर्म है और हमारे शंकराचार्य का क्या योगदान रहा हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने में या उसका पुनर्गठन करने में, इस शंकराचार्य के योगदान पर भी एक परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा प्रशासन के तौर पे देखें तो प्राचीन इतिहास में मौर्य प्रशासन, उसमें उस प्रशासन का संपूर्ण अध्ययन करना है हमको। उस काल की राजनीतिक इतिहास, अशोक का मूल्यांकन, समाज तथा संस्कृति का अध्ययन करना है, किस तरह से जो है उस काल में सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उसमें कौटिल्य का क्या योगदान है और किस तरह से अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ उस काल की सामाजिक परिस्थितियों और उस काल की आर्थिक परिस्थितियों को कैसे समन्वित करके एकाकार करके कैसे ले चलता है। तो अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भी हम थोड़ा सा मौर्य काल को देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा गुप्त काल, उस काल की राजनीतिक
स्थिति, राजनीतिक इतिहास उसका, कला, धर्म, दर्शन, समाज और गुप्तोत्तर काल में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, इन पर भी हम अपनी एक दृष्टि डालेंगे। और जैसा कि गुप्त काल को हमारे प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि उस काल में आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक हर तरह की उन्नति होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी हम गुप्त काल को या गुप्त वंश को देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा चोल वंश, उसका राजनीतिक इतिहास, विशेष रूप से चोल प्रशासन, इसके बारे में देखेंगे। कैसे वो प्रशासन ग्रामीण स्तर से लेकर के और एक बड़ी बेहतर केंद्रीकृत व्यवस्था को बनाता है। और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो चोल प्रशासन है वो मौर्य प्रशासन से किस तरह से मेल खाता है। तो इस तरह से जब हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो एक साथ हमारा दो विषय या दो विषय वस्तुएं एक साथ हमारी तैयार होती चलेंगी। इसके अलावा उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति, विशेष करके जो 800 से 1200 ईस्वी तक का काल रहता है, वो इसको प्राचीन भारत के इतिहास में संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। तो उस संक्रमण काल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसी राजनीतिक स्थिति होती है भारत की, कैसी उस काल की सामाजिक स्थिति होती है, इस पर एक बेहतर विस्तृत चर्चा और एक बेहतर समझ हम विकसित करने का प्रयास करेंगे। आगे आता है मध्यकालीन भारत। इसमें आता है आपका तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण विशेष तौर से महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इस परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी उपलब्धियां, उसके मूल्यांकन और किस तरह से वो सल्तनत की स्थापना करता है, इस विषय को भी लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इल्तुतमिश, जिसे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसके विषय में भी जानेंगे। और रजिया सुल्तान, उसका मध्यकालीन भारत में या मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास होता है उसमें उसका क्या रोल है, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज में एक महिला का शासक बनना और किस तरह से उसने अपने शासन कार्य को चलाया, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय रहा। तो इस विषय में भी उस काल के परिप्रेक्ष्य में हम रजिया को देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो है बलबन, उसकी प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी, किस तरह से वो राजत्व का सिद्धांत बनाता है और तमाम चीजें। इसके बाद खिलजी क्रांति, अलाउद्दीन खिलजी, हालांकि वो एक बड़ा बेहतर प्रशासक था और किस तरह से एक बहुत कम पैसे में या मतलब कम बजट में एक बेहतर सेना रखने का उसने प्रयास किया और किस तरह से एक कम बजट में लो बजट सिस्टम को लागू करके किस तरह से उसने अपनी पूरी व्यवस्था को बेहतर बना करके और चलाने का प्रयास किया, इसको भी देखेंगे। तो चूंकि उसने एक नई व्यवस्था अडॉप्ट की, इसलिए इसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके विषय में भी हम चर्चा यहां करेंगे। इसके अलावा उसका भू राजस्व सुधार, उसकी विशेष करके दक्षिण नीति अलाउद्दीन खिलजी की ऐसी थी, उसने दो नीतियां बनाई थी, एक वरद नीति और एक करद नीति। तो वरद नीति ऐसी नीति थी जिसमें जो है वो उस अपने साम्राज्य में उन राज्यों को मिलाने का प्रयास किया जहां पे आसानी से नियंत्रण रखा जा सके। और उसने क्या किया कि जो दक्षिण भारत था उसमें करद नीति अपनाया, कि मतलब वो हमारी अधीनता तो स्वीकार करें लेकिन वो एक तरह से हमारे अधिकार में वो ना है, मतलब हम उन पर अधिकार ना दें, लेकिन कम से कम हम इस तरह से उनको व्यवस्थित करें कि उनसे हम कर प्राप्त कर सकें। मतलब कर के रूप में वो अधीनता हमारी स्वीकार करें और वो साम्राज्य अपना चलाएं, लेकिन हमको एक कर देते रहें। तो ये दक्षिण नीति थी उसकी, और इसको और विस्तृत तरीके से हम आगे देखेंगे जब इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, उसका जीवन चरित्र, उसकी उपलब्धियां और खास करके मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी सारी योजनाएं किस तरह से थी और वो अपनी योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वित किया गया, क्या और क्यों उसमें उस योजना में या उस तरह की अपनी जो उन्होंने मोहम्मद तुगलक ने योजनाएं बनाई वो सफल क्यों नहीं हुआ उस विषय पे।
इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। या फिर ऐसा तो नहीं था कि मोहम्मद तुगलक की सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अपने समय से आगे की सोच रखता था, कभी कहीं कहीं इतिहास में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो वो सारी विस्तृत चर्चा उस पर की जाएगी। इसके बाद उसका समीक्षात्मक मूल्यांकन कैसे, मतलब उसका एक समीक्षात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक, उसने बहुत सारे वेलफेयर के काम किए, उनके बारे में भी देखेंगे। नहरों का निर्माण, तमाम जो है उसने कृषि सुधार से संबंधित, दासों से संबंधित अनेक तरह के सुधार किए, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत में तैमूर आक्रमण, ठीक है, उसका प्रभाव, और इसी परिप्रेक्ष्य में दो साम्राज्यों का उदय दक्षिण भारत में होता है, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। तो इन पे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इनको भी देखेंगे कि वहां की व्यवस्थाएं कैसी थी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो वो काफी सिमट चुका था, और सैयद वंश उसमें, लोधी वंश, मतलब सल्तनत जो था वो पतन की तरफ अग्रसर था। इसके अब अलावा जो है, जब सल्तनत पतन की ओर अग्रसर था तो उसी समय मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। बाबर का इब्राहिम लोधी को पराजित करना और मुगल साम्राज्य की स्थापना करना, ये सारे विषय वस्तुएं देखेंगे। इसके अलावा मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके बारे में, इनकी राजनीतिक परिस्थितियां, इनकी सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, विशेष तौर से यहाँ की आर्थिक स्थिति और उनकी सांस्कृतिक स्थिति, खास करके शाहजहां, जहांगीर के काल में काफी अधिक चित्रकला से संबंधित जो तमाम परिवर्तन हुए या जो भी विकास हुआ, उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब इसके अलावा आता है मुगल साम्राज्य का पतन, उसमें मराठाओं का क्या योगदान था, छत्रपति शिवाजी के विषय में, उनका जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। इसके बाद आते हैं हम आधुनिक काल, आधुनिक काल के भारतीय इतिहास में, आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास में। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव, किस तरह से उन्होंने भारत को प्रभावित किया, और किस तरह से उन्होंने एक आर्थिक नीति चलाई जिससे भारत की पूरे जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमजोर और खोखला बना दिया। तो ये उनकी आर्थिक नीतियां क्या थी, किस तरह से उन्होंने भारत का शोषण किया, इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा 1857 का विद्रोह, उसका कारण, उसका स्वरूप और उसका परिणाम क्या हुआ, इस विषय में चर्चा करेंगे। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में जो आपका पुनर्जागरण, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण तथा सामाजिक आर्थिक आंदोलन, जिसमें विशेष रूप से राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, इनका क्या योगदान था, उस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और विशेष करके गांधी जी का क्या रोल रहा है आधुनिक इतिहास में, या भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। गांधी जी के बिना ऐसा कहा जा सकता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम ही संभव नहीं था। तो गांधी जी का एक बहुत बड़ा रोल है, उनका क्या योगदान है, इस पर हम एक विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और इसको हर पहलू से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा है हमारे देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन और उसके बाद भारत जो है सन 2000 तक, ये हमारे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का एक सिलेबस है। और आगे के वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के पाषाण युग की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका अध्ययन हम प्रवक्ता इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। इस पर अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यह मेरा एक प्रयास है कि प्रवक्ता की परीक्षा, आपके इतिहास के विषय के प्रवक्ता की परीक्षा, आपका सिलेक्शन हो और कम समय में बेहतर तैयारी कैसे की जाए, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। तो आप अपने सुझाव और कमेंट जो है हमें
हमारे वीडियो हमारे चैनल पे दे सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल ये हमारी ये वीडियो या हमारा ये सुझाव, हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने बेहतर कमेंट, इसको और कैसे बेहतर किया जा सके इस पे अपने कमेंट और अपनी राय हमें प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बहुत बड़ा